अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने जो पिछला सिलेबस कवर किया ना, बिकॉज आप लोगों का एक इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट अभी तक जो है ना वो मिसिंग है, और इस वीक में ऑलमोस्ट के फ्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके फाइनल टर्म्स हैं। तो इनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग अपना जो है ना इंटर्नशिप प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकें। तो एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि हम आप लोग मुझे वो प्रोजेक्ट कब सबमिट करवाओगे। मीनवाइल उससे पहले, अब अगर हम ये वीक हमारा 5 वीक चल रहा है, तो उससे प्रीवियस 4 वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन सा सिलेबस है जो हम लोगों ने जो है ना अभी तक कंप्लीट किया है। देखो बेटा, हमने एआई मशीन लर्निंग पढ़ा और एआई डीप लर्निंग पढ़ा, ठीक है। एआई डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास जो था इमेज प्रोसेसिंग आ रहा था, स्पीच रिकॉग्निशन आ रहा है, उसके बाद एजेंटिक एआई, जेन एआई और चैटबॉट। देखो हमारे पास ये कुछ चीजें थी, लेकिन इन सब के लिए सबसे पहले जरूरी क्या था कि हमारे पास डेटा सेट हो, और हमें पता हो कि डेटा सेट के अंदर इनपुट फीचर्स क्या हैं और टारगेट लेवल क्या है। मतलब कोई भी स्टूडेंट हो, जो भी डेटा सेट सिलेक्ट करो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था, स्टेप 1 पे डेटा सेट था। हमने क्या किया कि हमने वो डेटा सेट लिया, देखा वो सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। इफ सुपरवाइज्ड दैट्स गुड, अगर वो अनसुपरवाइज्ड है तो हम कोई ना कोई वहां पे क्राइटेरिया सेट करेंगे इफ एल्स की कंडीशन लगा के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना नेक्स्ट चीज ये थी कि अगर अब हमने उसके कोड की तरफ जाना था। बेटा सबसे जरूरी ये चीज होती है कि अगर आप कोई भी डेटा सेट को चूज करो, तो क्योंकि उस डेटा सेट के ऊपर ऑलरेडी बहुत काम हो चुका होता है, अगर रिसर्च वाइज चलें, तो आप लोगों ने क्या करना है कि गूगल स्कॉलर के ऊपर जाके उसी आर्टिकल का नाम लिख के, तो उसके रिलेटेड 2 से 3 रिसर्च आर्टिकल्स डाउनलोड करके आप उसका देख सकते हो कि आप जो अपना काम करने लगे हो उसके अंदर रिसर्च गैप क्या है, ठीक है। मीनवाइल आप लोगों का उस लास्ट जो सेशन होगा उसमें मैं बताऊंगी कि हाउ टू राइट ए रिपोर्ट एंड हाउ टू राइट ए रिसर्च आर्टिकल, हाउ टू राइट योर एफआईपी और थीसिस, लाइक डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज करके आप लोगों के लिए, जिसमें बहुत ईजी होगा। विद इन 30 मिनट्स के अंदर आप अपना सारा कुछ राइटअप भी कर सकते हो, और उसके बाद आप उसकी एआई प्लेजिज्म भी रिमूव कर सकते हो। तो लास्ट लेक्चर इसी के ऊपर बेस करेगा। मीनवाइल अब देखो कि हमारे पास मशीन लर्निंग हो या डीप लर्निंग हो, ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि इनके कुछ स्टेप्स बिल्कुल सेम है। लाइक डेटा सेट हो, उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर डिसाइड करेंगे, जुपिटर नोटबुक लेना है या गूगल कोलैब लेना है। गूगल कोलैब के ऊपर लाइब्रेरीज जल्दी इंपोर्ट हो जाती हैं, एक्सटेंशंस डाउनलोड नहीं करनी पड़ती, दैट्स व्हाई आई प्रेफर इट। बिकॉज आजकल ये रिसर्च वाइज और थीसिस और एफआईएसपी के लिए भी बहुत ज्यादा ये यूज होना शुरू हो गया। तो मैं पर्सनली भी सबको ये रिकमेंड करती हूँ कि गूगल कोलैब को ही यूज करें, क्योंकि इसकी इन्वायरमेंट बहुत ईजी है। इवन आजकल जो बच्चे ग्रेड 8 के या ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हैं, वो भी गूगल कोलैब को ही यूज कर रहे हैं, जो कि पाइथन को सीख रहे हैं। तो देखो कि डेटा सेट ले लिया, सॉफ्टवेयर यूज किया, उसके अंदर आपने डेटा सेट को जो है ना डिस्प्ले करवाया, डेटा सेट को जो है पहले रीड करवाया, देन डिस्प्ले करवाया कि उसके अंदर आपके पास इनपुट फीचर्स क्या हैं, टारगेट लेवल क्या है। उसके बाद आपने उसके इनपुट आउटपुट फीचर्स को देखा। उसके बाद आप डाटा प्री प्रोसेसिंग की तरफ गए कि प्री प्रोसेसिंग के अंदर नॉर्मलाइजेशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, और जो है ना फीचर इंजीनियरिंग या आपने फीचर एक्सट्रैक्शन किया है, इट्स अप टू यू। उसके बाद आपने देखा कि अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट कॉलम है तो आपने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एज यूजुअल एआई मशीन लर्निंग जो है ना वो हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम के ऊपर प्रिडिक्शंस नहीं कर सकता, लाइक वो नंबर्स के ऊपर अच्छी प्रिडिक्शन कर लेता है। लेकिन जब हम डीप लर्निंग की तरफ गए तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी कैटेगोरिकल कॉलम है, तो जब हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको हम एक वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि डीप लर्निंग मॉडल जो है ना वो बेटर वेक्टर्स को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी टारगेट लेवल पे क्लासेस हैं, लाइक आज का जो हम प्रोजेक्ट करेंगे स्पीच का इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह हमारे पास जो क्लासेस हैं, क्लासेस डिफरेंट क्लासेस किस वेक्टर के अंदर डिवाइड होते हैं, 1D 2D या 3D। तो आप लोगों ने अगर बेसिक देखा जाए कोई भी कोडिंग को, तो 1D का मतलब होता है जो कि एक लीनियर लाइन के अंदर कुछ भी लिस्ट के अंदर डाटा हो, सिर्फ एक लीनियर लाइन के अंदर। और 2D का मतलब होता है कोई भी टेबल या मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर डाटा हो, तो उसको क्या कहते हैं, 2D कहते हैं। तो हमारे पास जब डीप लर्निंग का कोई भी कैटेगोरिकल कॉलम होता है, जब वो कन्वर्ट होता है, तो वो आपके पास जो वेक्टर की फॉर्म में आता है वो 1D हो सकता है, वो 2D भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके डाटा के ऊपर। देन
डाटा प्री प्रोसेसिंग के बाद डाटा सेट सेपरेटिंग होगी, 80-20 या 60-40 या 70-30, इट्स अप टू यू। उसके बाद मॉडल की हम जो है ना पूरा डिसाइड करेंगे कि मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स कौन से होंगे, हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, देन मॉडल को टेस्ट करेंगे, आफ्टर इवैल्यूएशन मैट्रिसेस की तरफ जाएंगे। तो बेटा देखो, डीप लर्निंग हो, मशीन लर्निंग हो, जनरेटिव एआई हो, इन सब का प्रोसीजर एक है, लेकिन इनके सिर्फ कुछ स्टेप्स हैं जो कि डिफरेंट होंगे। लाइक इनके अंदर कुछ फीचर्स इस तरह के होंगे जो दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। अदरवाइज आपको जो है ना, अगर कोई ये चीज पूछे कि भाई प्री प्रोसेसिंग क्यों जरूरी है कोई भी एआई मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर, हो तुम लोग चुप रहो कि भाई प्री प्रोसेसिंग होती क्या है। तो आप लोगों ने बताना है कि हमारे पास डीप लर्निंग मॉडल हो या मशीन लर्निंग मॉडल हो, जब हम उसको जो है ट्रेन करते हैं या उसके ऊपर हम प्रिडिक्शंस या फोरकास्टिंग करवाना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपना डाटा सेट को इस तरह प्री प्रोसेस करें, देन जब हम उसके ऊपर अपना मॉडल ट्रेन करें तो मॉडल जो है ना सही करेक्ट प्रिडिक्शंस करें, बजाय इसके कि या तो वो ओवरफिट हो जाए या अंडरफिट हो जाए। तो ये सारी चीजें इस तरह की हैं जो कि बहुत जरूरी है कंसीडर करने के लिए। आज का दिन और जो है लाइक नेक्स्ट डे संडे, आप लोगों के जो है ना यहाँ पे मैं 3 प्रोजेक्ट्स आपको करवाऊंगी। मी वाइल ये कोडिंग भी आपसे शेयर हो जाएगी, ताकि अगर आप अपना जो है प्रोजेक्ट जो है ना वो डिसाइड करोगे तो आपने स्टेप्स को देखना है। बेटा डाटा सेट कोई भी हो, उस डाटा सेट के ऊपर जो स्टेप्स होते हैं वो सेम होते हैं, हाँ उसके अंदर थोड़ी बहुत कोडिंग चेंज होती है। अब देखो कि सम स्टूडेंट्स आते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमें तो जो है ना कोडिंग आती नहीं है, हम इसको किस तरह करेंगे। बेटा कोडिंग ना आना मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कोई क्लास ले रहे हो लाइक पाइथन के अंदर आपने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, डाटा टाइप्स लिस्ट क्या है, वेरिएबल क्या है, और उसके अंदर वेरिएबल के अंदर डाटा किस तरह स्टोर होता है, तो कुछ चीजें इस तरह की हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हैं कि आप लोग उसको सीखो। देखो अब कोई आपको कह दे कि डीप लर्निंग मॉडल हो या मशीन लर्निंग मॉडल हो, उसके लिए सबसे पहली चीज कौन सी है जो कि बहुत जरूरी है, विदाउट दैट आपके पास मॉडल ट्रेनिंग की तरफ नहीं जा सकता। तो उसमें कुछ चीजें हैं, लाइक आपके पास बेसिक लाइब्रेरीज होंगी, देन ही तो मॉडल ट्रेन होगा ना। आपके पास डाटा सेट होगा, देन ही तो आप मॉडल ट्रेन करवा सकते हो ना, अदरवाइज कैसे करा सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनको आपने किस तरह फॉलो अप लेना है, उसका कितना उसको लेके चलना है। अब देखो कि आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इमेज प्रोसेसिंग क्या है। देखो बेटा, अगर इमेज प्रोसेसिंग को देखा जाए तो इसके वर्ड से पता लगता है कि कोई भी हम इमेज लेनी है, उसको मैनिपुलेट करके उसको एनालाइज करना है यूजिंग एल्गोरिथम डीप लर्निंग टेक्निक्स। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो बेटा देखो, अगर हम इमेज प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं ना, तो इमेज प्रोसेसिंग कहाँ पे जरूरी हुई और कहाँ पे मतलब हमने ना इसको बहुत ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर दी कि ठीक है हमारे पास जो है ना वो इमेज प्रोसेसिंग है, अब इसके जरिए हम लोग ना अपने प्रोजेक्ट्स को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जब इमेज प्रोसेसिंग का कंसेप्ट आया ना, तो उसमें एग्रीकल्चर ने इसके अंदर बहुत सी चीजें की। अब देखो कि एग्रीकल्चर वालों ने क्या किया, इवन आईटी रिलेटेड स्टूडेंट या हमारे पास डेटा साइंस जो कि डेटा को एनालाइज करते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट क्रॉप्स को लेके उनकी जो इमेजेस थी, लाइक अगर कोई भी हमारे पास लीफ है, कॉटन क्रॉप है या कुछ भी है, उसके अंदर व्हाइट फ्लाई या कोई भी डिजीज है, उन्होंने क्या किया कि उनकी पिक्चर्स ली। अब देखो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इमेज का एक एचडी क्वालिटी में होना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास सिंपल कैमरा की इमेज होगी। इवन सम लोग खुद ये डाटा सेट खुद बनाते हैं, ठीक है, अगर आप कोई नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल कैमराज होते हैं। लाइक अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हमारे पास ना माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव से देखो कि जिसमें हमारे पास जो है ना आजकल रेस्पबेरी पाई आया हुआ है, उसके ऊपर कैमरा मॉड्यूल लगता है, तो वो हमारे पास क्या करता है कि अपने डिफरेंट वेवलेंथ से आरजीबी से जाके ना वो पिक्चर को कैप्चर करता है। लाइक आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी था कि पिक्सल्स क्या होते हैं, तो वो डिफरेंट पिक्सल से जाके जब उस इमेज को कैप्चर करता है ना, तो वो सबसे रिलायबल इमेज होती है कि जिसके ऊपर हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग अप्लाई कर सकें।
तो जब एक्सपेरिमेंटल हम इस चीज को करते हैं तो जरूरी ये है कि हमारे पास एक ऐसा कैमरा हो जिसकी एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन हो, जिस रेजोल्यूशन से हम लोग वो इमेज ले सकें, ताकि हमारे पास जो इमेज आए उसके ऊपर, अब देखो कि उसने एक अच्छा कैमरा लिया, उस अच्छे कैमरे से, लाइक आप लोग आईफोन यूज करते हो तो आप कहते हो कि आईफोन की एक रेजोल्यूशन है और वो बेस्ट है एज कम्पेयर टू डिफरेंट मोबाइल कैमरा के ना, तो उसकी एक अपनी वर्थ है, ठीक है। सेम आपके पास जो एचडी कैमरास होते हैं तो उनकी भी अपनी अपनी रेजोल्यूशन होती है। तो देखो सबसे पहले ये कि अगर कोई एक्सपेरिमेंटल काम किया, ठीक है, इवन आप लोगों को कैगल के ऊपर क्रॉप डिजीज डिटेक्शन और इस तरह के डाटा सेट इमेज से रिलेटेड मिलेंगे, तो बेटा उसमें से कुछ इमेजेस इस तरह की हैं जो ड्रोन कैप्चर है, लाइक उसको ड्रोन ने कैप्चर किया। अब देखो जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है उसकी भी कोई ना कोई रेजोल्यूशन होगी ना। तो जरूरी ये है कि अगर आप कभी डाटा सेट खुद प्रिपेयर करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उस इमेजेस को लोगे। अब देखो आपने पहले इमेज ली, उसके बाद उससे पहले आप ये चीज लिख लोगे कि हमारे पास जो इमेज है उस इमेज के ऊपर आपने टारगेट लेबल क्या रखना है। लाइक इमेज अगर किसी क्रॉप के लीफ किया तो आप कहोगे कि उसके अंदर डिजीज है या नो डिजीज है, आप ये कह सकते हो। इवन हमारे पास अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आए तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास जो डिफरेंट ग्रिड्स हैं, या इवन आप लोगों ने देखा होगा कि टावर्स लगे हुए हैं, तो जिसके ऊपर कैपेसिटर या हमारे पास जो है इंसुलेटर अगर मिसिंग है तो ड्रोन इमेजेस वहां से कैप्चर की जाती हैं और उसके ऊपर खुद लेबल करके एनोटेट करके उसको नेक्स्ट प्रोसीड कर लिया जाता है। बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग को हम कंप्यूटर विजन टेक्निक्स भी कहते हैं, जिसके अंदर डीप लर्निंग अप्लाई होती है। तो जो भी डाटा सेट बनता है उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई इस तरह का डाटा सेट बनाएगा, देन वो कैगल कोई ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है ना उसको सबमिट करवाएगा, देन वो डाटा सेट पब्लिश हो जाएगा। आफ्टर दैट कोई भी उसको जो है ना असेस करके उसको अपने रिसर्च में यूज कर सकता है। लाइक आपने देखा होगा कि अगर कैगल से आप लोग डायरेक्ट डाटा सेट को डाउनलोड नहीं करते तो आप कैगल एपीआई और अपना यूजर नेम लेके उस डाटा सेट को असेस कर सकते हो। लेकिन रिसर्च में हमेशा यही जरूरी है कि आप लोग कैगल एपीआई ना लो, आप अपनी वो जो है ना, लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट छोटा मोटा करना है तो उसके लिए कैगल एपीआई ले लो। लेकिन अगर आपने कोई सारी चीजें बड़ा अच्छे से गूगल कोलैब के अंदर करनी है तो उसके लिए या तो गूगल ड्राइव के अंदर अपना डाटा सेट अपलोड कर लो अगर बहुत हाई जीबी का है, अदरवाइज जो है ना आप इसी के ऊपर इसको अपलोड करो, यहाँ से अपनी फाइल को अपलोड करो और डायरेक्ट उसका पाथ देके उसको असेस करो, कैगल एपीआई पे ना जाओ, ठीक है। अब देखो कि इमेज प्रोसेसिंग इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर विजन टेक्निक, और इसमें हम क्या करते हैं, इमेज को प्रोसेस करते हैं। अब देखो कुछ इमेजेस इस तरह की होती हैं जिनके ऊपर, जैसे हम मशीन लर्निंग के अंदर कहा कि हमारे पास जो है ना उसके अंदर हमारे पास टारगेट लेबल ऑलरेडी सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। सेम डीप लर्निंग मॉडल्स के अंदर भी अगर हमारे पास कोई डाटा सेट हो तो हम देखते हैं कि वो सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। अब देखो कि इसकी जो है ना हमारे पास कहाँ कहाँ पे जो है ना एप्लीकेशंस है। लाइक इसके एप्लीकेशन इंक्लूड है फेस रिकॉग्निशन में, मेडिकल इमेजिंग में। लाइक मैंने एक दिन पहले भी बात की थी कि आजकल जो एमआरआई, सीटी स्कैन या आपके पास इवन अल्ट्रासाउंड है, वहां पे मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट्स में, हेल्थ के डिपार्टमेंट्स में वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने सेम पिक्चर्स लेके उसी डाटा सेट को एक रेडी किया है, उसका टारगेट लेबल जो है ना वो सिलेक्ट किया, और हॉस्पिटल्स में भी इस तरह की पूरी एप्लीकेशन डेवलप हुई है। देखो अगर मैं एक मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल एक स्पेसिफिक डाटा सेट के ऊपर सिलेक्ट करती हूँ, देन मैं उसका एक फ्रंट एंड और बैक एंड डिजाइन कर लेती हूँ। बैक एंड के ऊपर मेरा वो डीप लर्निंग मॉडल है और उसकी बेस के ऊपर प्रिडिक्शंस हो रही हैं, और मैं एक फ्रंट एंड बना लेती हूँ। जैसे ही मेरे पास कोई भी बंदा, देखो अब आप लोग हॉस्पिटल जाते हो तो अगर सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हो तो सबसे पहले एक दिन आप जो है ना वो एक्सरे वगैरह करा के आते हो, फिर जब उनका रिजल्ट आता है देन डॉक्टर देके उसको रिकमेंड करता है। तो आजकल ये शिफ्ट हो गया है सिस्टम डिजिटलाइजेशन की तरफ। लाइक आपके पास इस तरह के भी सिस्टम्स आ गए हैं जहां पे आप क्या करते हो कि आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन नहीं लेते, आप क्या करते हो कि आप अपना एक्सरे लेके आके आप इस तरह की वेबसाइट के ऊपर जाते हो। लाइक अगर वो बहुत ऑफिशियल है तो आप उसको अपना एमआरआई, एक्सरे या सीटी स्कैन वाला उसको जो है वो देते हो, उसकी रिपोर्ट जो आपके पास आई होती है, तो वो आपको प्रिडिक्ट करके बता देता है कि भाई आपके जो डिजीज है उसका कितना रिस्क प्रिडिक्शन है, और उसके बाद उसकी बेस के ऊपर आपको डॉक्टर की तरह रिकमेंडेशन भी दे देता है। लाइक आजकल देखो कि सबसे पहले डिजिटलाइजेशन या ऑटोमेशन की तरफ गए तो पहले एक मॉडल ट्रेन करना है जिसकी अच्छी एक्यूरेसी हो 90+। उसके बाद आपने उसका मॉडल की जो है ना फॉर्मेट को ओवरऑल एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट के डिफरेंट फॉर्मेट हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि अगर मशीन लर्निंग मॉडल है तो आपने पिकल फाइल लेनी है, अगर डीप लर्निंग है तो .h5 फॉर्मेट या कैरस फाइल्स आएंगी या टिफलाइट आएंगी।
तो जब आप उसको एक्सपोर्ट कर लोगे गूगल कोलैब से, देन आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाके उसका बैकएंड डिजाइन करके और फ्रंट एंड, बेटा आजकल आप लोगों के पास क्लाउड एआई आ गया है, तो आप मोस्टली जो जितनी भी वेबसाइट्स है ना उसी के ऊपर बन रही हैं, और वो बड़ा रिलायबली बड़ी जल्दी काम कर रहा है। लेकिन उसके अंदर भी जरूरी ये है कि आपको पता हो कि आपका ओरिजिनल टास्क क्या है। देखो बेटा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लाउड एआई को बाय किया हुआ है, पेड लिया हुआ है, और वो प्रेजेंटेशन हर चीज मिनटों में बना रहा है। देखो टेक्नोलॉजी का फायदा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम लोग कहो कि मैं पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगा, तो इट डजंट मीन कि आप वहां पे आपके पास स्किल और एक्सपर्टीज है। बेटा स्किल एंड एक्सपर्टीज की बात वहां पे आती है जहां पे आपको कुछ आता है, देन आप किसी भी एआई टूल को यूज करके स्मार्ट वर्क करोगे। लेकिन स्मार्ट वर्क डजंट मीन कि आप सारा काम उसी से करोगे लेकिन आपके पास स्किल नहीं होगी। बेटा जरूरी ये है कि अगर आप कोई चीज यहाँ पे लिख रहे हो तो आपको पता हो कि वो चीज किस तरह वर्क कर रही है। ठीक है, तो देखो कि इमेज प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटर विजन टेक्निक्स हैं, और इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब देखो कि नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी हमारे पास डेटा सेट हो, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरीज सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेम जिस तरह मशीन लर्निंग मॉडल के लिए थी, इसी तरह डीप लर्निंग मॉडल के लिए थी कि numpy, मैटप्लॉटलिब, और इसमें मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी जो है वो आपके पास जितने भी डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं उनके अंदर यूज होती है। फिर हम टेंसर फ्लो कैरस से जो है ना इंपोर्ट करते हैं सिक्वेंशनल, उसके बाद हमने इंपोर्ट किया है कन्वोल्यूशनल 2D, मैक्स पुलिंग, फ्लैटन, डेंस आउटपुट। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो मॉडल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN है, उसके अंदर आर्किटेक्चर जो है मैक्स पुलिंग का, फ्लैटन का, डेंस का और ड्रॉप आउट का। तो ये सारी लाइब्रेरीज हमने जिससे इंपोर्ट किए हैं वो है टेंसर फ्लो कैरस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने डाटा सेट को डाउनलोड नहीं किया। डाटा सेट जो हमारे पास कैगल के ऊपर CIFAR10 डाटा सेट पड़ा हुआ है, जो बेसिकली एक इमेज डाटा सेट है, हमने डायरेक्टली उसी लाइब्रेरी को यूज करके उस डाटा सेट को इंपोर्ट किया। देन हम लोगों ने जो है ना, क्योंकि हमारे पास डाटा सेट के अंदर कुछ कैटेगोरिकल कॉलम है, क्लासेस हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने कैटेगोरिकल जो है लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। और आफ्टर दैट हमने जो है ना sklearn बिकॉज हमने मशीन लर्निंग के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास sklearn scikit की लाइब्रेरी इस तरह की है जहाँ पे हम अपनी डिफरेंट मैट्रिसेस को इंपोर्ट करते हैं, लाइक क्लासिफिकेशन, कंफ्यूजन मैट्रिसेस होगी। तो ये कुछ इस तरह की लाइब्रेरीज हैं जो कि जरूरी है। देखो बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि एआई मशीन लर्निंग के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी लाइब्रेरीज यूज होती हैं, तो आप कह सकते हो कि numpy, मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न, और उसके बाद हम scikit की sklearn से डिफरेंट मॉडल की प्री प्रोसेसिंग, स्प्लिटिंग, और उसके बाद जो मॉडल हम लोग पिक करते हैं हम उसकी लाइब्रेरीज लेते हैं। बट देन व्हेन वी मूव टूवर्ड डीप लर्निंग, हम लोग जो है टेंसर फ्लो STF की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, और टेंसर फ्लो कैरस से हम डिफरेंट मॉडल्स की लेयर को या मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है टेंसर फ्लो का और दूसरे नंबर पे scikit का। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। आगे देखो कि हमने, देखो बेटा, डीप लर्निंग हो या मशीन लर्निंग हो, उनके स्टेप्स हमेशा सेम रहने हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी मैं आपको इंटरव्यू बेस पे बताऊंगी, और साथ के साथ आप लोगों ने इसको अच्छे से नोट कर लेना है ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब देखो कि हमारे पास जो डाटा सेट है, वो डाटा सेट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स हैं और कोई ना कोई टारगेट क्लास है। तो आप लोग अगर अपने डाटा सेट को जो है, जो भी यूज कर रहे हो डाटा सेट, तो देखना है कि उसके अंदर आपके पास डाटा सेट के अंदर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है। ठीक है, और उसके बाद उसकी टारगेट जो क्लास है, उस क्लास, वो क्लासेस टोटल कितनी है। ठीक है, और यहाँ पे उसने इमेज साइज बताया हुआ है कि इमेज की साइज कितना है, विड्थ कितना है, और इमेज का जो है वो हमारे पास चैनल कितना है। तो ये बेसिकली इमेज साइज, विड्थ और चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीनवाइल आप लोगों ने जब भी कोई डाटा सेट, इमेज से रिलेटेड डाटा सेट लेना है, देखो अभी ये 60,000 इमेजेस हैं, तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से एक डीप लर्निंग मॉडल जो है ना वो ट्रेन हो सकता है। तो आप लोगों ने बस सिर्फ ये देखना है, जिस तरह मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर देखते हो कि आपके इनपुट फीचर्स क्या है और टारगेट लेवल क्या है, सेम आपने डीप लर्निंग मॉडल के अंदर भी यही चीज देखी। उसके बाद अब आपके पास जो CIFAR10 डाटा सेट है, वो ऑलरेडी ट्रेन और टेस्टिंग के अंदर ना डिवाइड है। ठीक है, लाइक इसकी अलग अलग से फाइल्स आपको कैगल के ऊपर मिल जाएंगी। तो आप लोग क्या करोगे कि एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट इज इक्वल टू CIFAR10 डॉट लोड डाटा। लाइक आप उसी जो है ना, ये जो लाइब्रेरी ऊपर है जो कि हम लोगों ने यहाँ से टेंसर फ्लो कैरस से लिया है, CIFAR10, वहां से हमने क्या किया, अपना लोड डाटा सेट किया ट्रेन का और टेस्ट स्प्लिट का। अदरवाइज आप ये कर सकते थे यहाँ पे कि आप लोग
ये सिर्फ यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया, डाटा को डाउनलोड किया बिकॉज वो ऑलरेडी सप्लिटेड था। अदरवाइज आप क्या करते कि सिंपल अपने डाटा सेट को सिर्फ यहाँ तक लोड करते और कोई पाथ वगैरह देके या अपनी कैगल एपीआई अभी इसको प्रिंट करवा लेते कि हमारे पास टोटल इमेज शेप किस तरह की है, ठीक है। लेकिन मीनवाइल आप क्या करते हैं कि अगर ऑलरेडी आपके पास डाटा सेट ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर सप्लिट नहीं है तो आप अगले स्टेप्स के अंदर जाके उसको सप्लिट करते, शुरू शुरू में उसको सप्लिट ना करते, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके पास डाटा सेट क्या था, ये ट्रेन और टेस्ट था। अब देखो कि मैंने डाटा सेट को रीड करा दिया, मैं देखूंगी कि मेरे डाटा सेट के अंदर हमारे पास जो इमेजेस हैं, मैं डाटा सेट सैंपल के अंदर उसको डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ कि मेरे पास जो डाटा सेट के अंदर क्लासेस नेम है। अब देखो कि एक चीज है यहाँ पे कि ये हमारे पास क्लास नेम क्या एक वेरिएबल है कि जो कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है। इसको हमेशा जहाँ पे लार्ज ब्रैकेट्स आ जाती हैं और उसके अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या कहते हैं, लिस्ट। लिस्ट कहते हैं किसे हैं कि कोई भी इस तरह की लिस्ट, कोई भी इस तरह का सिंटैक्स जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकें, रिट्रीव कर सकें और रिमूव कर सकें। तो ये हमारे पास क्या एक वेरिएबल के अंदर हमने बताया कि हमारे पास जो है टोटल 10 क्लासेस हैं। फिर हमने पीएलटी डॉट फिगर से बताया कि हमारे पास फिक्स साइज कितना होना चाहिए और यहाँ पे हमने लूप लगा दी कि हमारे पास जो सब प्लॉट हैं वो 3 3 3 के बनेंगे, ठीक है। टोटल इमेजेस हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 9 है। लाइक हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लाइक 0 से 9 तक आपके पास यहाँ पे इमेजेस आएंगी। तो हमने यहाँ पे लूप लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद प्लॉट है और उसके बाद हम लोगों ने पीएलटी डॉट शो कर दिया उसको। मीनवाइल यहाँ पे डिस्प्ले इमेजेस का मकसद ये नहीं है कि आपको रट्टे बाय रट्टे ये कोड आना चाहिए। यहाँ पे इमेज इसको स्टेप को जो है ना डिफाइन करने का ये मतलब है कि जैसे ही आपने डाटा सेट की लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, देन आपने डाटा सेट को लोड किया, आफ्टर दैट यू हैव टू डिस्प्ले द सैंपल इमेजेस कि आपके पास जो टारगेट क्लास है उसके अंदर आपके पास कौन कौन सी क्लासेस हैं, ओके। तो बेटा जब आपने यहाँ तक कर लेना है तो आपको पता लग गया कि जिस तरह मशीन लर्निंग थी सेम डीप लर्निंग का भी वैसे ही स्टेप्स जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि इमेज प्रोसेसिंग के अंदर भी हमारे पास प्रोसेसिंग जो है ना, प्री प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि प्री प्रोसेसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अब सेम जिस तरह हमारे पास मशीन लर्निंग था, डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास क्या आता है, नॉर्मलाइजेशन आता है और इनकोडिंग लेबल्स आता है, ठीक है। रीसाइज भी हो सकता है कि हम अपनी इमेज को रीसाइज कर लें, जूम कर लें, रोटेट कर लें। तो जो नॉर्मलाइजेशन का वर्ड आता है ना वो आता है पिक्सल से। अब हमने ये चीज पिछले लेक्चर में पढ़ी कि हमारे पास कोई भी जो इमेज होती है वो मिलियन ऑफ पिक्सल से बनती है और जो हमारे पास कोई भी एक पिक्सल होती है उसकी कोई ना कोई एक आरजीबी वैल्यू होती है, ठीक है। जिसमें वो रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है या येलो हो सकती है, व्हाटएवर, उसका एक स्पेसिफिक रेंज है। तो जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट आ गया तो वहाँ पे पिक्सल वैल्यूज जो रेंज करती हैं वो 0 से 255 के अंदर आती हैं और हम नॉर्मलाइज करते हैं बिटवीन द क्लास 0 एंड 1 के, ताकि हमारे पास मॉडल बेटर जो है परफॉर्मेंस दे सके। आगे इसका फार्मूला है कि x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 255। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डाटा सेट है हम उसको क्या कंसीडर कर लेंगे, एक्स ट्रेन इज इक्वल टू एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट इज इक्वल टू एक्स टेक्स्ट डिवाइडेड बाय 255 के हमारे पास पिक्सल वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक रेंज कर रही हैं। तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इमेज क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि जो प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि हमारे पास जितने भी डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं वहाँ पे हम जो कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं उनको बाइनरी फॉर्म में, वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको पता है बाइनरी नंबर दो तरह के होते हैं, 0 एंड 1 के, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि वन हॉट इनकोडिंग कहते हैं, ठीक है, कैटेगोरिकल लेबल्स इनटू बाइनरी फॉर्मेट। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल जो है उसमें कैटेगोरिकल कॉलम कन्वर्ट इनटू नंबर्स होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में जाते हैं। और जब हमारे पास डीप लर्निंग मॉडल आए तो जितने भी कैटेगोरिकल लेबल हैं, लाइक क्लासेस के अंदर कैट है, एरोप्लेन है, या आपके पास जो है फ्रॉग है या डक है, तो वो सब किस में डिवाइड होंगे, वो बाइनरी फॉर्मेट में एज अ वेक्टर फॉर्म के अंदर वो उसके अंदर क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वाई ट्रेन और वाई टेस्ट टू कैटेगोरिकल कॉलम, बिकॉज हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास टारगेट क्लास है, क्योंकि हमारे पास x क्या है, इनपुट क्लास है जिसको हमने नॉर्मलाइज किया, और जो क्लास हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में थी, लाइक हमारे पास जो टारगेट क्लास है उसके अंदर हमारे पास ये डियर, फ्रॉग, ट्रक
मोबाइल, शिप, ये सारी क्या है हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा आ रहा था। तो हमने जो टारगेट लेबल वाई था ट्रेन और टेस्ट के अंदर, उसको कैटेगोरिकल कॉलम में कन्वर्ट किया वन हॉट लेबल इनकोडिंग से, ताकि वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर चला जाए। तो अब दोबारा से एक दफा देख लेते हैं कि पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या था, डेटा सेट लोड किया, लाइब्रेरीज डेटा सेट लोड किया, डेटा सेट को डिस्प्ले किया, डेटा सेट की प्री प्रोसेसिंग के अंदर नॉर्मलाइजेशन देखी, वन हॉट लेबल इनकोडिंग देखी, और साथ देखा कि इसके कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखो कि हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है कि अब हमने एक मॉडल को ट्रेन करना है, ठीक है। अब देखो कोई भी मॉडल हो, जैसे मैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सीएनएन कहती हूँ, तो मुझे पता है कि सीएनएन हो, आरएनएन हो, एफएनएन हो, एलएसटीएम हो, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर हो या रेसनेट हो, या इस तरह के जितने भी मॉडल्स हैं, गेटेड रिकरेंट यूनिट हो, तो ये हमारे पास कौन से मॉडल्स हैं, ये डीप लर्निंग मॉडल्स हैं। लेकिन इमेज के लिए जो सबसे बेस्ट मॉडल है वो सबसे पहले कौन सा है, सीएनएन का है, कि सीएनएन इज यूज्ड फॉर द इमेज प्रोसेसिंग। और सीएनएन जो है ना वो हमारे पास इमेज के जो फीचर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसकी स्पेशल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, दैट्स व्हाई वी मोस्टली यूज सीएनएन। और जो हमारे पास एलएसटीएम है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि एलएसटीएम कहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास सीएनएन बेसिकली क्या है। देखो कि हमारे पास सीएनएन में सबसे पहले क्या आएगी, एक इनपुट आएगी। इनपुट क्या होगी हमारे पास, कि कोई भी पिक्चर, उसके बाद वो क्या होगी, वो कन्वोल्यूशन होगी उसकी, उसके बाद पूलिंग होगी, फ्लैटन होगी, डेंस होगी, आउटपुट होगी। मैं इसको आगे जाके आपको फुली एक्सप्लेन भी करूंगी। लेकिन मीनवाइल आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सीएनएन का आर्किटेक्चर क्या है। इनपुट और आउटपुट हमेशा हर मॉडल के होते हैं, लेकिन उसके बाद वो मॉडल की कितनी इनपुट लेयर्स, ये इनपुट आ गई, ये आउटपुट लेयर आ गई, और ये इसकी क्या है, टोटल हिडन लेयर्स हैं इस डीप न्यूरल नेटवर्क की। तो ये जो हिडन लेयर्स हैं ये हमें किस चीज को प्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने जो सीएनएन मॉडल को एक्सप्लेन किया है वो हमारे पास 2D का है। इसके अंदर इमेज को जो है ना एक्सट्रैक्ट इमेज फीचर्स इनपुट के अंदर आया, फिर हमने मैक्स पूलिंग की, हमने इमेज साइज को रिड्यूस किया, फ्लैटन किया, कन्वर्ट किया, डेंस, और परफॉर्म क्लासिफिकेशन। अब देखो ये इसके अंदर जो कुछ स्टेप्स हैं, इनपुट पे मुझे समझ आ गया कि पिक्चर्स थी, कन्वोल्यूशन क्या थी, पूलिंग क्या थी, फ्लैटन किस तरह हुई, डेंस क्या था, और आउटपुट पे परफॉर्म क्लासिफिकेशन कैसे हुई, हम इस चीज को देखते हैं। अब देखो कि हमारे पास जो कन्वोल्यूशन 2D है लेयर, वो बेसिकली एक फिल्टर होते हैं, लाइक द फर्स्ट कन्वोल्यूशनल 2D लेयर यूज, वो फिल्टर्स बेटा वो 64 के भी हो सकते हैं, 32 फिल्टर्स भी हो सकते हैं। समटाइम्स आप लोग मॉडल का इस तरह का आर्किटेक्चर बनाते हो जिसके अंदर 32 फिल्टर्स होते हैं, 64 फिल्टर्स पे आप लोग उसको मोर डीप नहीं लेके जाते, ताकि स्पेशल फीचर्स जो है ना अंदर से एक्सट्रैक्ट हो। तो आपको यहाँ तक ये चीज समझ होनी चाहिए कि इनपुट कन्वोल्यूशन, पूलिंग, फ्लैटन, डेंस और आउटपुट, ये इसकी लेयर है। बाकी इसके अंदर आपने जो है ना कितने फिल्टर्स होंगे 2D के, पूलिंग किस तरह होगी, फ्लैटन किस तरह होगी, डेंस किस तरह आएगी, और डेंस इन सब की वैल्यूज क्या है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, कन्वोल्यूशन, ठीक है। बेसिकली कन्वोल्यूशन लेयर यूज 32 ऑफ साइज 3 मल्टीप्लाई 3 विद, अब हमारे पास डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन थे, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर हमारे पास सिग्मोइड था, रिलो था, और 10H होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारे पास कन्वोल्यूशन लेयर, आफ्टर इनपुट मैंने इमेज दी, उसके बाद कन्वोल्यूशन पे चला गया। कन्वोल्यूशन लेयर क्या करती है कि हमारे पास बेसिक इमेज फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है, लाइक उसका इमेज का टेक्सचर, एजेस को, ठीक है। और फ्रॉम 32 मल्टीप्लाई 32 RGB इमेज। तो देखो कि इनपुट के बाद जो कन्वोल्यूशन होती है वो क्या करती है कि वो कुछ फिल्टर्स को यूज करती है, वो 32 फिल्टर हो सकता है या 64 फिल्टर को यूज करके वो क्या करती है कि इमेज के स्पेशल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। आगे हमारे पास है मैक्स पूलिंग। अब हमारे पास जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स है वो 2D का है, ठीक है। वो क्या करता है कि जो हमारे पास फीचर का साइज है उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस करता है फीचर की, लाइक हम कहते हैं ना रीसाइज द इमेज। तो मैक्स पूलिंग क्या करता है कि इमेज के साइज को रिड्यूस करता है, ताकि उसका जो है ना कंप्यूटेशन को भी डिक्रीज करता है, और प्रिवेंट करता है ओवर फिटिंग से। तो हम ये चीज कह सकते हैं, सबसे पहले इनपुट पे इमेजेस आई, कन्वोल्यूशन ने क्या किया कि उसने जो है ना उस इमेज के स्पेशल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया। पूलिंग ने क्या किया कि उसके जो है ना
इसने क्या, कन्वोल्यूशन ने सिर्फ इमेज के जो स्पेशल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया। मैक्स पूलिंग 2D ने क्या किया कि उसके अंदर जो है ना इमेज के साइज को रिड्यूस किया, उसकी कंप्यूटेशनलिटी को रिड्यूस किया, ताकि हमारे पास जो है ना मॉडल ओवरफिटिंग की तरफ ना जाए। अब देखो फ्लैटन, फ्लैटन कन्वर्ट दी 2D फीचर मैप इनटू ए 1D वेक्टर। उससे पहले इसके एक और लेयर है कि उसके ऊपर उसने पहली कन्वोल्यूशन लेयर में यूज किया 32 फिल्टर, उसके बाद मैक्स पूलिंग की तरफ गया, फिर उसने नेक्स्ट कन्वोल्यूशनल लेयर यूज की जिसके अंदर उसने 64 फिल्टर्स को यूज किया ताकि वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फ्लैटन, ठीक है। फ्लैटन हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास जो 2D फीचर मैप है इनको 1D वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसको कनेक्ट कर सके एक डेंस लेयर के साथ। हम दोबारा से इसके ऊपर आ जाते हैं। इनपुट पे इमेज ली, कन्वोल्यूशन ने उसके एक्सट्रैक्ट किया स्पेशल फीचर, पूलिंग ने क्या किया कि उसके जो रिड्यूस किया फीचर मैप को ताकि कंप्यूटेशनलिटी और ओवरफिटिंग ना हो। फिर हम फ्लैटन की तरफ गए। फ्लैटन ने क्या किया, जो हमारे पास जो 2D फीचर मैप था उसने उसको कन्वर्ट कर दिया 1D के अंदर, ठीक है, ताकि हम उसकी लेयर को कनेक्ट करें डेंस के साथ। तो बेटा ये इनपुट और आउटपुट आपके पास, ये क्या इनपुट लेयर है, ये आउटपुट लेयर है, और दरमियान में जो है ये आपके पास हिडन लेयर्स है कि हिडन लेयर इनपुट इमेज को उठा के जो आउटपुट इमेज पे क्लासिफिकेशन होगी वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो कि हमें फ्लैटन का पता चल गया कि हमारे पास जो 2D फीचर मैप था उसको 1D वेक्टर में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे डेंस लेयर की तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए इस डेंस की तरफ। तो डेंस क्या करता है कि डेंस लेयर के अंदर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, लाइक 128 न्यूरॉन्स लर्स हाई लेवल, 128 न्यूरॉन्स कर सकते हो, 64 न्यूरॉन्स कर सकते हो, 32 न्यूरॉन्स कर सकते हो। तो ये क्या करता है कि हमारे पास न्यूरॉन्स लर्न हाई लेवल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सट्रैक्टेड फीचर यूजिंग रीलो एक्टिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करते हुए विद नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है ना वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके उनका रिलेशनशिप देखता है। उसके बाद होता है ड्रॉप आउट। बेसिकली बेटा ड्रॉप आउट जो हम यूज करते हैं वो 0.5 ही यूज करते हैं। वो क्या करता है कि हमारे पास जो ये हमने डेंस लेयर के अंदर 128 न्यूरॉन्स लिए हैं उनमें से 50 न्यूरॉन्स को डिसेबल कर देता है ताकि हमारे पास ओवरफिटिंग ना हो, जनरलाइजेशन जो है ना वो ओके रहे। मीनवाइल आप ड्रॉप आउट 0.001 का भी कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि जब आप अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो तो उस मॉडल के अंदर आपको एक्यूरेसी किस तरह मिल रही है, लाइक उस मॉडल का आर्किटेक्चर क्या होगा। समटाइम्स आपके पास ना मॉडल का आर्किटेक्चर आपने बनाया होता है, लाइक ये मॉडल का आर्किटेक्चर अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ कि ये जो मैक्स पुलिंग है, फ्लैटन है, या डेंस है, या ड्रॉप आउट है, या कन्वोल्यूशनल 2D, ये 32 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 64 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें किस तरह इनपुट से आई, इनपुट के बाद कन्वोल्यूशन में कैसे आई, कन्वोल्यूशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमारे पास ये फ्लैटन पूलिंग की तरफ किस तरह गई, पूलिंग के बाद फ्लैटन के अंदर कन्वर्ट हुई 1D के अंदर, फिर ये डेंस लेयर जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं उसके साथ कनेक्ट हुई और उन्होंने रिलेशनशिप देखा कि एक्सट्रैक्टेड फीचर्स के अंदर कितना था। देन हम ड्रॉप आउट की तरफ गए कि हमने जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स थे उनमें से 50% को डिसेबल कर दिया ताकि हमारे पास ओवरफिटिंग ना हो। देन हम आउटपुट की तरफ गए ताकि हमें पता चले कि हमारे पास जो क्लास प्रोबेबिलिटी है वो शो हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसके लिए फाइनल डेंस लेयर हम के अंदर हमने 10 न्यूरॉन्स रखे और हमने अपना एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्ट मैक्स कर दिया क्योंकि हमारे पास CIFAR की 10 क्लासेस थी। तो जो सॉफ्ट मैक्स है वो कन्वर्ट करता है आउटपुट इनटू क्लास प्रोबेबिलिटी फॉर प्रिडिक्शन। अब देखो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली वैल्यू होती है 0 and 1 कि येस और नो और ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपके लिए मेन कंसीडरेशन ये है कि आपको पता हो कि जब मॉडल इनपुट से आउटपुट की तरफ मूव करता है तो उसके अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनका बेसिक मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हमने मॉडल की लेयर बनाई। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो रीलो है या हमारे पास सॉफ्ट मैक्स है, ये जो डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन है ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तो बेटा अगर हम लोग रीलो को देखें तो ये हमारे पास क्या है कि रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। समटाइम्स आपके पास इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आता है, इवन अगर आप AI कोर्स में भी पढ़ोगे तो आपको पूछा जाएगा कि एक्टिवेशन फंक्शन कौन से हैं। तो हमारे पास 3 तरह के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, रीलो होता है, सॉफ्ट मैक्स होता है या सिग्मोइड, या हमारे पास जो होता है ना 10H होता है। तो रीलो हमारे पास एक ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि यूज होता है हिडन लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। इट आउटपुट
इट आउटपुट द इनपुट वैल्यू इफ इट इज पॉजिटिव एंड रिटर्न 0। लाइक हमारे पास जो रीलो है वो लेयर के अंदर यूज किया ना कि हमारे पास एक इनपुट लेयर आती है, एक आउटपुट लेयर आती है और दरम्यान में हिडन लेयर है। तो ये आउटपुट वैल्यू को देता है, जब पॉजिटिव 0 आ जाए तो वो नेगेटिव वैल्यूज देना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे जो है ना हमारे पास ग्रेडियंट प्रॉब्लम जो है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ग्रेडियंट पढ़ा, उसके बाद उसके अंदर लॉस एरर किस तरह कैलकुलेट होता है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। उसके बाद सॉफ्ट मैक्स हमेशा वहां पे यूज होता है जहाँ पे हमारे पास मल्टी क्लासिफिकेशन हो। देखो आपके पास ये मल्टी क्लासिफिकेशन ही थी ना, जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस सिर्फ 2 नहीं थी, बल्कि आपके पास जो नंबर ऑफ क्लासेस थी वो 10 थी, 0 से 9 तक। तो सॉफ्ट मैक्स को हम यूज करते हैं जब हमारे पास आउटपुट लेयर जो है वो मल्टी क्लासिफिकेशन हो। ओके, देन देखो कि अब यहाँ तक दोबारा से एक दफा रिवाइज कर लेती हूँ कि सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के बाद डाटा सेट को लोड किया, लोड करने के बाद डिस्प्ले किया, प्री प्रोसेसिंग, नॉर्मलाइजेशन और वन हॉट लेवल इनकोडिंग की तरफ गई। उसके बाद मैंने अपने डाटा सेट को जो है ना एक मॉडल का आर्किटेक्चर देख लिया कि मैंने उसका मॉडल आर्किटेक्चर किस तरह करना है। अब मॉडल आर्किटेक्चर के अंदर जो चीजें थी मैंने उसको देख लिया। अब मैंने अपने मॉडल को क्या करना है, कंपाइल करना है, बंद करना है। ठीक है, मैंने अपने मॉडल की इनपुट लेयर कंपाइल करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट चीजें होती है। लाइक उसके अंदर ऑप्टिमाइजर मीन ऑप्टिमाइज लॉस एरर। ठीक है, लॉस एरर रूट मीन स्केयर एरर हो सकता है, या कैटेगोरिकल कोरोस्ट्रोपी हो सकता है, या यहाँ पे मैट्रिक्स का जिक्र आया तो ये इसकी इवेल्यूएशन मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीनवाइल अब हम लोग इसको दोबारा से यहाँ मॉडल को कंपाइल करना है। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा पढ़ा था कि समटाइम्स आपके पास जब आप एक मॉडल को मॉडल का आर्किटेक्चर डिफाइन कर लेते हैं और मॉडल इपॉक्सीज के ऊपर ट्रेन होना शुरू कर देता है, लेकिन आपके पास जो है ना मॉडल जो है ना वो गलत प्रिडिक्शन, रॉन्ग प्रिडिक्शन दे रहा है, तो हमारे पास बैकवर्ड प्रोपेगेशन होगी। मॉडल दोबारा से अपने वेट्स को अपडेट करेगा, देन वो लॉस एरर कैलकुलेट होगा, देन मॉडल के वेट्स अपडेट होंगे और एरर प्रिडिक्शंस कम होंगी। तो सेम जब मॉडल कंपाइल करता है तो इसके अंदर मॉडल डॉट कंपाइल के अंदर ये सारे प्रोसीजर्स जो है ना वो फॉलो अप होते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने मॉडल को कंपाइल किया उसके बाद हम चलेंगे कि मॉडल को हमने ट्रेन की तरफ लेके आना है ट्रेनिंग के लिए। तो हमारे पास जब मॉडल ट्रेनिंग की बात आती है तो हमारे पास हिस्ट्री इज इक्वल टू मॉडल डॉट फिट, जैसे हमने मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर करते थे तो इसी के अंदर भी आपने अपने मॉडल को फिट करना है। तो डिफरेंट इपॉक्सीज होंगी, उसका कोई ना कोई बैच साइज, वो 32 हो सकता है, 64 हो सकता है, और वैलिडेशन डाटा है। अब देखो बेटा इपॉक्सीज क्या है, इपॉक्सीज बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक कंप्लीट साइकिल को ड्यूरिंग ट्रेनिंग डाटा सेट पास थ्रू दी न्यूरल नेटवर्क साइज। ठीक है, और आपके पास जो बैच साइज क्या है वो ट्रेनिंग सैंपल्स है। इपॉक्सीज क्या है कि एक रेफर टू ए कंप्लीट साइकिल, और जो बैच साइज है वो नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल है जो कि प्रोसेस्ड करेंगे एक टाइम में, और उसके बाद आफ्टर अपडेटिंग मॉडल। उसके बाद अदम क्या है बेटा, आपने देखा कि यहाँ पे ऑप्टिमाइजर्स हैं, तो डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स हैं जिसमें हमारे पास अदम इस तरह का ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है कि जो ऑटोमेटिकली लाइक एडजस्ट करता है लर्निंग रेट को, ताकि हमारे पास मॉडल जो है ना लर्निंग रेट को अपडेट करे और ताकि उसके अंदर हमारे पास जितने कम एरर्स आए उतने आए। उसके बाद लॉस फंक्शन के अंदर हमारे पास जिस तरह हमने रूट मीन स्क्वायर एरर का पढ़ा था, सेम कैटेगोरिकल क्रॉसटॉक भी आता है, बिकॉज हमारे पास मल्टी क्लासिफिकेशन है इसलिए हमने इसको यूज किया। तो ये मेजर करता है कि हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है या प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसके दरमियान में क्या एरर आ रहा है। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे ऑप्टिमाइजर क्या है जो कि ऑप्टिमाइज करता है, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जितने भी वेट्स हैं उनको अपडेट कर देता है लर्निंग रेट को। लॉस क्या है कि जो कि प्रिडिक्ट करता है कि एक्चुअल और प्रिडिक्टेड क्लास के अंदर कितना मेन डिफरेंस है, और ताकि हम जो है ना अपने वेटेड्स को दोबारा से अपडेट करते जाएं। और उसके बाद इपॉक्सीज क्या है कि वन कंप्लीट साइकिल है जिसके अंदर हमारे पास मॉडल ट्रेनिंग की तरफ जाता है, और उसके बाद हमारे पास बैच साइज क्या है कि बैच साइज हम 32 या 64 रखते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कितने सैंपल्स हैं जो कि प्रोसेस्ड होंगे एक टाइम के अंदर। तो बेटा यहाँ पे ये चीजें अलग-अलग हैं, तो जरूरी यही है कि जब भी कोई भी कोड करो उसको बजाय इसके कि चैट जीपीटी को या डीप सीख को कि चैट जीपीटी गिव मी ए कोड हाउ टू
लाइक हाउ टू ट्रेन ए CNN मॉडल, गिव मी पाइथन कोड फॉर दिस। चैट जीपीटी क्या करेगा बेटा कि आपको इस तरह की एक मॉडल का आर्किटेक्चर देगा, उसको कंपाइल करेगा, उसको ट्रेन कर देगा। बेटा कोड वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि भाई इसके अंदर आपने जो मॉडल का आर्किटेक्चर है वो किस तरह का है, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्या है। देखो अब ये जो आर्किटेक्चर है ना, मैं इसके अंदर बता सकती हूँ कि मेरे पास पहले 128 न्यूरॉन्स थे, फिर मैंने उसको ड्रॉप आउट किया, डिसेबल कर दिए 50 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, और जो फाइनल आउटपुट लेयर थी उसके ऊपर मेरे पास 10 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स थे। तो देखो कि हमारे पास हिडन लेयर्स के अंदर किस तरह काम हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद मॉडल के कंपाइल के अंदर आप जो ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हो, लॉस एरर यूज कर रहे हो, मैट्रिक्स एक्यूरेसी यूज कर रहे हो, तो आपको इसका पता होना चाहिए। और जब मॉडल को ट्रेन करो तो उसके अंदर इपोक्सीज क्या होती हैं, बैच साइज क्या होता है, तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास ये ट्रेनिंग साइकिल है, लाइक जैसे हमने पहले भी बात की कि हमारे पास जब भी कोई डीप लर्निंग मॉडल होता है तो उसके अंदर फॉरवर्ड पास होता है, फिर बैक प्रोपेगेशन होती है। तो फॉरवर्ड पास के अंदर डाटा हमारे पास आगे आता है, वहां पे लॉस कैलकुलेट होता है, फिर बैक प्रोपेगेशन दोबारा पीछे चलता है, अपने वेट्स को अपडेट करता है ऑन डिफरेंट इपॉक्सीज, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एरर मिनिमाइज होना शुरू हो जाते हैं और एक्यूरेसी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। तो ये सारा इसके ट्रेनिंग साइकिल का हिस्सा है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये इसका ओवरऑल प्रोसीजर कैसे चल रहा है। देखो बेटा, मैं एक दिन में आप लोगों को जो है ना, ये विद इन 15 मिनट्स अगर मैं कह देती कि बेटा तुम लोग चैट जीपीटी पे जाओ, एक कोड लिखो और उसी के ऊपर एक डाटा सेट को ट्रेन कर दो, ये कोई मुश्किल नहीं है, विद इन सेकेंड तुम लोग कर लोगे। लेकिन बेटा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो वो किस तरह फ्लो बन रहा है उसका। क्योंकि अगर आपको वो फ्लो खुद नहीं आएगा, जस्ट चैट जीपीटी, इवन बच्चे इस तरह के भी हैं जिन्होंने सिर्फ चैट जीपीटी से उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते जाते हैं, इवन आफ्टर दैट FYP उनके थीसिस में उनको पता ही नहीं हो रहा होता कि उन्होंने कोड किस तरह किया है, उनका मॉडल का आर्किटेक्चर कैसा बन रहा है। अगर वो देखो, मैंने इपॉक्सीज 2 डिसाइड की हुई है बिकॉज मेरे पास कंप्यूटेशन रन टाइम ज्यादा जा रहा था, तो मैंने इपॉक्सीज 2 को कर दिया। अब कोई पूछ लेता है कि आपने इपॉक्सीज 10 क्यों नहीं रखी, 100 क्यों नहीं रखी, 50 क्यों नहीं रखी, तो मेरे पास एक वैलिड रीजन होनी चाहिए। वो बैच साइज पूछ सकते हैं 32 क्यों नहीं है, 64 क्यों है। तो हमारे पास यहाँ पे गूगल क्लैब के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पे चेंज रन टाइम टाइप है। लाइक जब भी आप कोई भी डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें आप CPU को सिलेक्ट नहीं करोगे, आप T4 GPU को यूज करो। इसकी जो है ना मतलब रैम ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो आपकी पॉक्सेस जो है ना वो जल्दी रन हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखो कि अब मैंने मॉडल को आर्किटेक्चर देखा, कंपाइल किया, ट्रेन कर लिया। अब मैंने मॉडल को इवेल्यूएट करना है, तो इवेल्यूएट में देखते हैं कि हमारे पास, देखो जो मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं ना, उसमें ज्यादा हम मॉडल की क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन टास्क देखते हैं कि रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या हमारे पास एक्यूरेसी, प्रेसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर क्या आ रहा है। लेकिन जब हम डीप लर्निंग मॉडल की बात करते हैं तो वहां पे हम लॉस देखते हैं कि टोटल लॉस कितना हो रहा है और एक्यूरेसी कितनी आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि लॉस एक्यूरेसी मॉडल को इवेल्यूट करेंगे टेस्ट डाटा सेट के ऊपर और टारगेट टेस्ट के ऊपर। तो हमें पता चला कि हमारे पास एक्यूरेसी 0.83 है और लॉस इतना हो रहा है, और जो टेस्ट एक्यूरेसी है वो है 0.71। उसके बाद हमने ये एक ग्राफ प्लॉट किया जिसमें ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी हमें यहाँ पे प्रेजेंट होगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि हमने अपने मॉडल के ऊपर जो हमारे पास प्रिडिक्शंस की, ठीक है, आउट, और ये हमने इसके क्या ली, क्लासिफिकेशन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से ली। बेटा मैंने मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर भी आपको एक चीज बताई थी कि जो कन्फ्यूजन मैट्रिसेस हैं वो हमें टोटल के ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, ट्रू नेगेटिव कितने हैं, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, फॉल्स नेगेटिव कितने हैं, वो ओवरऑल दी मॉडल की प्रिडिक्शंस बताती हैं हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ गई कि क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर हमारे पास प्रेसिजन, रिकॉल, एक्यूरेसी स्कोर कितने हैं। देन हम लोगों ने जो है ना एक न्यू सिंगल इमेज के ऊपर उसको ट्रेन करेंगे। मी वाला हम लोग इसको एक दफा रन कर लेते हैं।
बेटा हमेशा जब भी कोई भी डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट आप लोगों ने जो है ना वो रन करना है, तो जरूरी है कि आप उसको एट द एंड किसी भी एक फिगर के लिए या किसी भी एक न्यू रो के लिए उसको जो है ना वो मतलब उसके ऊपर प्रिडिक्ट करके देखो कि वाकई में आपके पास जो मॉडल है, जो मॉडल कंपाइल हुआ है, वो उसके ऊपर एक्यूरेसी दे रहा है या नहीं दे रहा, लाइक वो बेस्ट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज को लाजमी इंश्योर करना है। तो बेटा हमने इसको प्रिडिक्ट किया एक सिंगल इमेज पे, तो अभी जो है ना वो कोड रन हो रहा है, अभी इसका जो है ना फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे। तब तक हम लोग इसके एडवांटेज देख लेते हैं। जैसे उसने कहा कि उसने कोई भी एक रैंडम पिक्चर जो है ना वो सिलेक्ट की और उसके ऊपर प्रिडिक्ट क्लास की कैट को। तो आप लोगों ने ओवरऑल यहाँ पे ये चीज देखनी है कि आपके पास ये देखो, ये टोटल क्लासेस के लिए क्लासिफिकेशन उसने रिपोर्ट दिया और इसकी एक्यूरेसी 0.60 यहाँ पे आ रही है। तो आपने देखना है कि आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डाटा प्री प्रोसेसिंग के बाद डाटा का मॉडल का आर्किटेक्चर, मॉडल का कंपाइल होना, मॉडल का ट्रेन होना। आफ्टर दैट ये सारी आपके पास क्या है, ये विजुअलाइजेशन है जो कि आप अपने पेपर के अंदर टेबल्स की फॉर्म में ऐड कर सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन प्रिडिक्ट ऑन एक न्यू लाइक किसी इमेज के ऊपर उसको प्रिडिक्ट कर लो, या डाटा सेट के अंदर से वो रैंडम इमेज उठा के उसको देख सकते हो। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन इमेज प्रोसेसिंग की डीप लर्निंग के अंदर किस तरह है। जैसे हमने स्टार्ट में देखा कि मेडिकल डायग्नोसिस में अगर हम इसको देखें, ऑटोनोमियस व्हीकल्स के अंदर देखें या एग्रीकल्चर के अंदर देखें, तो डीप लर्निंग मोस्ट इन है। और इसके अंदर चैलेंजेस ये हैं, देखो हमारे पास समटाइम्स डाटा सेट इतना हैवी हो जाता है तो उसका कंप्यूटेशन रन टाइम, जो मशीन लर्निंग मॉडल है बेटा उसका कंप्यूटेशन रन टाइम बहुत थोड़ा होता है और वो बहुत जल्दी रन हो जाते हैं। लेकिन जब हम डीप लर्निंग की तरफ जाते हैं, जब हमारे पास लार्ज डाटा सेट होता है, तो हमें सिर्फ ओवर फिटिंग के इश्यूज नहीं आते, हमें कंप्यूटेशनल रन टाइम के, हमें रैम इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर हम देखें तो हम अपने ड्रॉप आउट की तरफ जाते हैं, डाटा को ऑगमेंटेड कर देते हैं या रेगुलाइजेशन की तरफ जाते हैं। मीनवाइल अब मैं एक दफा फाइनल इस चीज को बताने लगी हूँ, उसके बाद हम इस लेक्चर को जो है ना वो क्लोज करेंगे और उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। क्योंकि डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट जो है ना सेम आप लोगों ने LSTM को अप्लाई करना है अगर आपके पास टेबुलर डाटा सेट होगा। लेकिन उसके अंदर डाटा सेट डाटा सेट के बाद जो है ना आपने डाटा सेट की प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स देखे, उसके बाद डाटा सेट का मॉडल का आर्किटेक्चर कंपाइल किस तरह हुआ, ट्रेन किस तरह हुआ, मॉडल की इवैल्यूएशन किस तरह हुई, और प्रिडिक्शन इन ए न्यू रो या इन ए न्यू इमेज। तो आपने ये जो डीप लर्निंग का अपना प्रोजेक्ट अप्लाई करना है उसी डाटा सेट के ऊपर, तो ये चीजें आपने जो है ना लाजमी उसके अंदर रखनी है, ताकि मैं इन सारी चीजों को देख सकूं, ताकि आप लोगों ने उसको बेटर अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास 1 से 2 मिनट है, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है बेटा आप जो है ना चैट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू। ओके बेटा इब्राहिम, मैं ये जो है ना गूगल क्लैब नोटबुक आपको शेयर कर देती हूँ। ठीक है बेटा हैदर, आप लोग इस तरह करना कि अभी ना कल को मैं आप लोगों को स्पीच रिकॉग्निशन के तरफ लेके जाऊंगी, स्पीच प्रोसेसिंग को हम लोग देखेंगे, उसके बाद जनरेटिव AI, और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा मजीद सिलेबस रह गया है। तो आप लोगों को मैं वीक 7 दे दूंगी ताकि आप लोग अपने पेपर्स के बाद ना इसको इजीली जो है ना ओके करके कर लो। आज मैं आप लोगों को अभी ये गूगल क्लैब जो है ना फाइल शेयर कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है जवीरिया का, नहीं बेटा अगर आपने डीप लर्निंग अप्लाई करनी है, तो अगर आपके पास कोई और डाटा सेट नहीं है और इतना टाइम नहीं है, तो आप उसी टेबुलर डाटा सेट के ऊपर भी डीप
लर्निंग का मॉडल LSTM अप्लाई कर लोगे, जो कि मैं कल पढ़ाऊंगी। तो इससे ये होगा कि आपका टाइम कंसाइज रहेगा और एक ही प्रोजेक्ट के अंदर वो सारे स्टेप्स फॉलो अप हो जाएंगे, क्योंकि बेटा एक दफा आपको स्टेप्स फॉलो अप करने आगे तो डाटा सेट बेशक कोई भी बाद में होगा, आप लोग इजीली उसको कर लोगे। श्योर बेटा मरियम, आप जो है ना वो बाद में भी सबमिट करवा सकते हो। मीनवाइल आपने मुझे जो है ना इनबॉक्स लाजमी कर लेना है। श्योर बेटा उसवा, आपने भी मुझे जो है ना वो इनबॉक्स कर लेना है। मैं आप लोगों को ना ये गाइड कर दूंगी इसका, ठीक है। आप लोगों ने इजी होके पहले अपने जो है ना सेमेस्टर जो फाइनल है उसको देखो, और उसके बाद जो है ना ये चीजें इंशाल्लाह हो जाएंगी। और बेटा बताओ, किसी और का क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज इंशाल्लाह जो है ना कल के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। कल इससे भी ज्यादा मजे का लेक्चर होगा, और उसके अंदर भी आप लोग देखोगे कि किस तरह जो है स्पीच जहाँ पे प्रोसेस होती है वो किस तरह होती है। मीनवाइल वहाँ पे आपको एक स्पीच भी जो है ना वो प्रोसेस होके नजर आएगी कि पहले स्पीच इतनी किस तरह की थी, और बाद में जब उसके अंदर से नॉइस वगैरह रिमूव हुआ तो वो किस तरह की हुई, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ये जो है ना वो शेयर कर रही हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है ना खुद भी अपने पास जो है ना वो देख सकते हो या यूज कर सकते हो, ठीक है। बेटा अगर आप लोगों ने अपनी नोटबुक में इसको यूज करना है तो आप लोग क्या करोगे कि जस्ट कॉपी पेस्ट यहाँ से उठाओगे, लेकिन ये नोटबुक आपसे रन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने एज ए व्यूअर असेस ही दी हुई है, बिकॉज ये मेरे पास यूज होती रहती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है मुनीबा। अच्छा बेटा, अगर आपने ये जो है मुनीबा पूछ रही है कि डेटा सेट जनरेट करवा सकते हैं, तो ये हम लोग ना इसका जनरेटिव एआई जेन एआई को यूज करते हुए हम गूगल कोलैब पाइथन कोड के अंदर से ही अपने डेटा सेट को इनहेंस कर सकते हैं। तो इसकी भी एक पूरी मतलब मैंने लेक्चर स्लाइड बनाई हुई है, और साथ जो है ना इसी तरह के एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो ये उसी क्लास में आप लोगों को करवाया जाएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में करवाऊं या कल को ही करवा दूं, ठीक है। ओके बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं। बाकी जिन बच्चों के 10 जून तक जिनको टाइम चाहिए वो मुझे जो है ना आज ही इनबॉक्स कर दें, मैं उन लोगों को बता देती हूँ। बाकी इजी सीन है। ओके, अल्लाह हाफिज। इसकी होगी तो हम ना इसको कंटिन्यू करते हैं, ताकि उसके बाद आप इजीली पेपर तैयार कर सको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो है स्पीच रिकॉग्निशन पे। देखो, जब हमने डीप लर्निंग की बात की थी कि डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस डिफरेंट हैं, लाइक इसकी एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग के अंदर हैं, तो डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग आता है, डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन आता है। अब देखो कि जो स्पीच रिकॉग्निशन है इसकी कहाँ कहाँ पे जो है ना एप्लीकेशंस हैं, और कहाँ पे ये मोस्टली जो है यूज होता है। अगर मैं अभी 2026 की यहाँ पे एग्जांपल दूं, तो आपके पास चैट जीपीटी, डीप सीक, जेमिनाई, या आपके पास ग्रोक है, या डिफरेंट जो है आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं या जो सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज कर रहे हो मोस्टली, तो उनके अंदर आपके पास जो है ना माइक टाइप आ रहा होता है, जहाँ पे या तो आप टेक्स्ट देके प्रॉम्प्ट देते हो, अदरवाइज आपके पास माइक होता है। सेम एज गूगल असिस्टेंट को देखो, कोई गूगल के ऊपर जाते हो आप लोग, वहां पे उसका जो है ना वो गूगल असिस्टेंट को यूज करते हो, तो आप जो कुछ स्पोकन लैंग्वेज में बोलते हो तो वो कन्वर्ट होता है इनटू ए टेक्स्ट, ठीक है। तो जब हम लोग स्पोकन लैंग्वेज के जरिए वहां पे बोलते हैं तो वो गूगल असिस्टेंट उसको देख के रिकमेंडेशन कर देता है। सेम अगर चैट जीपीटी को देखें या डिफरेंट हम एप्लीकेशन को देखें, तो उसके अंदर भी सेम प्रोसेस हो रहा होता है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास जो भी हम बोलते हैं वो आगे कन्वर्ट हो जाता है टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इसके पीछे जो है ना हमारे पास काफी फेनोमिना है। इसके पीछे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जिक्र कर सकते हैं कि इसके पीछे एनएलपी का जिक्र है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि डीप लर्निंग है। अब देखो कि जब हम स्पीच रिकॉग्निशन को इन सेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग देखते हैं, तो जब हम यहाँ पे एआई एजेंट्स की बात करते हैं या चैटबॉट की बात करते हैं, तो इट्स मीन कि हम लोग एक डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो ट्रेन करें एक
एक डाटा सेट के ऊपर, देन अपने मॉडल की जो लास्ट फाइल है उसको एक्सपोर्ट करें, देन हम क्या करेंगे, हम एक चैटबॉट का फ्रंट एंड बनाएंगे और चैटबॉट या एआई एजेंट को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है ना वो डिजाइन करेंगे। अगर मैंने उस चैटबॉट के अंदर एक माइक ऐड करना हो और पीछे मैं फिर प्रोसेस लगाऊंगी एनएलपी का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, हमारे पास जो भी लैंग्वेज आ रही है वो हमारे पास इंग्लिश में आ रही है, उर्दू में आ रही है, पश्तो में आ रही है, तो वो क्या हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा इसके डिफरेंट मेथड है जिसमें हमारे पास टोकनाइजेशन होता है, हम फीचर्स को किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। मीवाइल यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन को हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी स्पीच हो, किसी की वॉइस हो, अगर उसके अंदर नॉइस बहुत ज्यादा है तो हम लोग किस तरह उसके नॉइस को जो है ना वो रिड्यूस कर सकते हैं, या हम किस तरह उसको जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब देखो कि अगर स्पीच रिकॉग्निशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास हमने कहा कि यूजिंग डीप लर्निंग, ठीक है, हमने प्रिडिक्ट करना है कि पहले हमारे पास जो भी वॉइस होगी उस वॉइस को लेंगे, डेटा सेट होगा, उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग लगाएंगे, उसका नॉइस रिडक्शन करेंगे, देन ही तो हम उसके ऊपर एक डीप लर्निंग मॉडल अप्लाई कर सकते हैं ना। तो समटाइम्स आपके पास कुछ इस तरह के भी मतलब सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जिनको हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज के अंदर कुछ भी वॉइस देते हैं वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सम हमारे पास इस तरह के टूल्स हैं जहाँ पे हम अपनी जो है ना पीडीएफ को देते हैं, जैसे आई लव पीडीएफ है, वो क्या करता है कि उसके अंदर हम जो भी अपना पीडीएफ देते हैं वो उसका एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट भी कर देता है, वो कन्वर्जेंस करता है। तो सेम इस तरह के बहुत से टूल्स बन गए हैं जिसके अंदर नोवेलिटी ये थी कि हमने यूजिंग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को लगा के हम लोगों ने अपनी ये नई अचीवमेंट लेके आए, ठीक है। तो अगर हम स्पीच रिकॉग्निशन की बात करें इन सेंस ऑफ डीप लर्निंग, तो अगर हमने इसका डेटा सेट बनाना हो तो मीवाइल आप लोग इसका डेटा सेट सर्च करोगे वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप इसका खुद डेटा सेट जो है ना वो सिलेक्ट करना चाहोगे तो आप लोग क्या करोगे, आप 5 से 6 वॉइसेस ले लो। अगर कोई न्यू इस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहता है तो जैसे पूरी क्लास के अंदर 30 स्ट्रेंथ है या 20 स्ट्रेंथ है, उन सबकी वॉइस रिकॉर्ड लो और किसी की थोड़ी मतलब नॉइसी वॉइस ले लो, किसी की जो है ना थोड़ी मतलब क्लियर ले लो और किसी की मॉडरेट ले लो। आप जो है ना उसके ऊपर सबकी वॉइसेस लेके उसकी सीएसवी फाइल बना के आगे उसको टारगेट लेबल कर दो कि हमारे पास अगर ये वॉइस है तो ये मॉडरेट है, ये जो है हमारे पास विदाउट नॉइस है, ये नॉइस है। आप उसका खुद एक पूरी सीएसवी फाइल बना के उस डेटा सेट के ऊपर काम कर सकते हो। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन है, स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है कि वॉइस असिस्टेंट के अंदर, स्मार्ट होम के अंदर, और उसके बाद वॉइस टाइपिंग, कॉल सेंटर ऑटोमेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। अब देखो कि सम पीपल्स जो है ना जब फ्रीलांसिंग करते हैं तो ना उनको किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती, और समटाइम्स कोरियन या हमारे पास चाइनीज के लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज के अंदर ही मैसेज शेयर करते हैं। हम क्या करते हैं कि उसको कॉपी करके अगर हम चैट जीपीटी को दें तो हम उसको जो है ना उसकी ट्रांसलेट करवा सकते हैं इनटू एन अदर लैंग्वेज। तो दिस इज ऑल द प्रोसीजर विच बिलोंग टू स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास किस तरह प्रोसेस होता है। बेटा जैसे हमने मशीन लर्निंग की बात की, उसके बाद कल हमने डीप लर्निंग का जो इमेज प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट किया है सेम एज स्पीच रिकॉग्निशन का होगा, वैसे ही लाइब्रेरीज इंपोर्ट होंगी, वैसे ही हमारे पास डेटा सेट आएगा, लेकिन इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज होंगी, हमारे पास जो फाइल्स होंगी हमने उस फाइल को कैसे प्रोसेस करना है, उस फाइल की क्या इवेल्यूशन मैट्रिसेस होंगी, मॉडल कैसे ट्रेन होगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेम वैसी होंगी लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा, ठीक है। अब देखो कि सबसे पहला स्टेप हमारे पास हमेशा से यही है कि हमने अपनी इंपोर्ट लाइब्रेरीज करनी है। तो जैसे हमने डीप लर्निंग मॉडल के अंदर इमेज प्रोसेसिंग के अंदर टेंसर फ्लो लिया है, इसके अंदर भी हम टेंसर फ्लो लेंगे। वहां पे हमने कन्वोल्यूशनल 2D लिया था, यहाँ पे हम LSTM ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। मीनवाइल जब हम स्पीच प्रोसेसिंग की बात करते हैं या स्पीच रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो वहां पे हमें अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है लिब्रोसा के नाम से, ठीक है। तो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि इमेज प्रोसेसिंग के अंदर तो हम लोग टेंसर फ्लो कैरस की लेते हैं, लेकिन जब हम स्पीच रिकॉग्निशन की बात करते हैं या स्पीच प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो वहां पे कौन सी लाइब्रेरी है, लिब्रोसा की, ठीक है। अब देखो कि अब मुझे एक डाटा सेट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रियल वर्ड डाटा सेट खुद ही चूज किया, कोई भी व्हाट्सएप की ऑडियो ले ली। तो सेम अगर आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू कि आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हो, कोई मसला नहीं है।
तो बेटा इसको साथ के साथ हम लोग रन करवा लेते हैं, क्योंकि एट द एंड हम सुनेंगे कि हमारे पास जो वॉइस के अंदर क्या चेंजिंग्स आई हैं। ठीक है, अब देखो कि मैंने क्या किया कि मैंने सिग्नल लाइक इस ऑडियो को जो है ना उसका वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया सिग्नल एसआर, और मैंने लिब्रोसा की जो लाइब्रेरी है उसको रिकॉल किया है ताकि मैं अपनी ऑडियो को जो है ना वो रीड करवा सकूं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आया कि हमने देखा कि हमारे पास जो सिग्नल शेप है या सैंपल रेट है वो कितना है, तो हमने प्रिंट क्या करवा लिया, सिग्नल शेप और सैंपल रेट, तो वो हमारे पास ये आ गया। अब देखो कि हमारे पास इस वॉइस के अंदर कोई टारगेट लेबल नहीं है। या तो इस तरह हो कि आप अपने डाटा सेट के अंदर 4 वॉइसेस ले लो और उसको टारगेट लेबल कर दो। मैंने जस्ट एक वॉइस ली और उसी वॉइस के अंदर से नॉइस को खत्म करके एक एक्यूरेट वॉइस बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर इन केस इसका डाटा सेट आप लोगों को नहीं मिलता या मिलता भी है तो आपने ये चीज लाजमी देखनी है कि उसके अंदर टारगेट लेबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेम जैसे हमने इमेज प्रोसेसिंग के अंदर किया था, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि अपनी ऑडियो वेव फॉर्म को डिस्प्ले कर लेंगे। ठीक है, लिब्रोसा डॉट डिस्प्ले से, जैसे हमारे पास डीप लर्निंग के अंदर हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब एज पीएलटी था, तो अगर वेव फॉर्म को हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, लिब्रोसा डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो हम लोगों ने जब इसको रन करवाया, एक मिनट, तो हमारे पास ये जो ऑडियो वेव फॉर्म था उसका एम्पलीट्यूड आ गया और विद द टाइम सेकंड वो वॉइस किस तरह जो है प्रोसीड हो रही थी, हमने इसको डिस्प्ले कर लिया। मीनवाइल अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो है ना इसकी एक और लाइब्रेरी जो है ना इंस्टॉल की नॉइस रिड्यूस से, क्योंकि हम लोगों ने जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप है उसके अंदर नॉइस रिडक्शन को करना है, तो उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी है, नॉइस रिड्यूस की। ठीक है, नेक्स्ट सेम हेयर, जैसे हमने पिछले लेक्चर में इमेज प्रोसेसिंग के अंदर दिया, हमने डाटा सेट लेना है, डाटा सेट को प्री प्रोसेस करना है, देन आफ्टर दैट हम लोगों ने डाटा सेट को जो है ना जब प्री प्रोसेस करवाना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। बेटा हमेशा जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स है वो इसलिए जरूरी होता है ताकि हम अपनी स्पीच रिकॉग्निशन परफॉर्मेंस को बेटर कर सके। तो हमारे पास डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं, जिसमें होता है नॉइस रिडक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन, ऑडियो या नॉर्मलाइजेशन या साइलेंस रिमूवल। ठीक है, अगर हमारे पास कोई वॉइस है जिसके अंदर बहुत सी ज्यादा साइलेंस आ रही है तो हम उसको फीचर एक्सट्रैक्शन उसकी करेंगे ताकि हम उसको नॉइस नॉर्मलाइज कर लें और उसको साइलेंस रिमूव कर लें। ठीक है, तो हमारे पास जो है फीचर एक्सट्रैक्शन वो यूजिंग होती है MFCC। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो हमारे पास इमेज जो है स्पीच रिकॉग्निशन है उसके अंदर कौन सी इस तरह का फीचर है जिसके जरिए फीचर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो आप लोगों ने कहना है कि MFCC मेल फ्रीक्वेंसी कैप्स्ट्रल कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट स्पीच फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। लाइक अगर हमने इमेज प्रोसेसिंग की बात की थी तो वहां पे हमने जो है CNN के अंदर हमने कन्वोल्यूशन लेयर को कहा था कि वो स्पेशल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। तो सेम जब हम स्पीच रिकॉग्निशन की बात करेंगे तो वहां पे हम किसकी बात करेंगे, MFCC की। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, अब हमने अप्लाई करना है यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग स्टेप। तो प्री प्रोसेसिंग स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमने लाइब्रेरी लिब्रोसा की नमपाई की साउंड फाइल जो हमने यहाँ पे लोड करवाई है SF और जो है नॉइस रिडक्शन करवाना है तो उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास लोड ऑडियो हुआ, हमने उसकी ओरिजिनल शेप दोबारा से करवाई, नॉइस रिडक्शन के लिए नॉइस रिडक्शन वाली जो है ना लाइब्रेरी को रिकॉल किया, उसके बाद हमने उसको नॉर्मलाइज किया, उसके बाद उसकी साइलेंस रिमूवल किया, उसको ट्रिम कर लिया और उसके बाद MFCC को यूज करके उसके फीचर्स को क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, देन उसके फीचर्स की शेप को देखा और आफ्टर दैट हमने अपनी जो प्री प्रोसेस थी ऑडियो हमने उसको डाउनलोड कर लिया। देखो बेटा यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नहीं है कि हमारे पास जो है ना कौन सी ऑडियो थी, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये हैं कि आपने क्या किया, सबसे पहले कि हम आप लोगों ने नॉइस रिडक्शन की, उसके बाद नॉर्मलाइज किया, साइलेंस को रिमूव किया और फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेल फ्रीक्वेंसी FFC को जो है वो यूज किया। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको आने चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया कि अब हमारे पास हमने प्रोसेस्ड ऑडियो है हमारे पास, इसको एक दफा मैं डाउनलोड कर लूँ, उसके बाद एट द एंड हम लोग इसको सुनेंगे। अब देखो कि मेरे पास जो MFCC फीचर्स थी मैंने उसको डाउन जो है ना डिस्प्ले करवाया तो वो कुछ इस तरह के थे। ठीक है, इसके अंदर जो है ना ये रिलेशन शो करवा रहा है कि हमारे पास उसकी क्या फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, अब देखो कि जब हमने डाटा की प्री प्रोसेसिंग किया, अब डाटा की स्प्लिटिंग की तरफ जाएंगे।
अब जो है ना, जब हम डाटा की स्प्लिटिंग की तरफ जाएंगे तो हम लोग उसको जो है ना 80-20 की रेशो में स्प्लिट किया, सेम प्रोसीजर है। अब हमने एलएसटीएम को यहाँ पे अप्लाई किया टू प्रिडिक्शन, फॉर प्रिडिक्शंस के लिए, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास एलएसटीएम आएगा तो हम उसको किस तरह जो है ना उसकी लेयर बना सकते हैं, और उसके अंदर ऑडियो फीचर किस तरह प्रोसेस होंगे, उसकी डेंस लेयर कैसे बनेगी, ड्रॉप आउट क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो है एक्स ट्रेन इज इक्वल टू एक्स ट्रेन डॉट रीशेप। तो यहाँ पे मॉडल इज इक्वल टू सिक्वेंशनल मॉडल डॉट एड LSTM 64 इनपुट शेप 113 एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे 10H है, उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन रीलू है। अब देखो बेटा यहाँ पे 64, कल भी हमने बात की थी, ये हमारे पास 64 के ये फिल्टर्स को शो कर रहा है, ये ड्रॉप आउट 0.5 को शो कर रहा है कि हमने कितना जो है ना उसके अंदर ड्रॉप आउट किया है। उसके बाद डेंस के अंदर 32 फिल्टर्स हैं, वहां पे हमने एक्टिवेशन फंक्शन को जो है ना वो यूज किया है, रीलो है। तो अब हम उसके बाद हमने अपने मॉडल के कंपाइल की तरफ जाना है। कंपाइल के अंदर सेम ऑप्टिमाइजर, लॉस और मैट्रिक्स है, और उसके बाद हमने अपने मॉडल को जो है ना कंपाइल किया, तो उसके अंदर इपोक्सीज, बैच साइज और वैलिडेशन डाटा क्या आएगा, और उसके बाद हमने मॉडल को इवेल्यूट किया, टेस्ट लॉस और टेस्ट एक्यूरेसी पे हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद हमने जो है ना इसको प्रिडिक्ट किया, इसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखी, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखी, और उसके बाद हम लोगों ने इसको एक न्यू वॉइस के लिए इसकी ऊपर प्रिडिक्शंस देखी, ठीक है। तो ऊपर से मैंने अभी रन नहीं किया इसलिए ये आ रहा है, लेकिन मीनवाइल हम लोग ना उसको देख लेते हैं। तो जो स्पीच रिकॉग्निशन है वो यूज कहाँ पे होती है, वर्चुअल असिस्टेंट में। अब देखो बेटा, मैंने इसको सिर्फ एक वॉइस मैसेज के ऊपर आप लोगों को ये पूरा शो करवा के दिखाया है कि भाई इसको हम किस तरह जो है ना लेके चल सकते हैं। मीनवाइल मैं दोबारा से आप लोगों को कुछ चीजें बता रही हूँ जो आप लोगों ने बड़े ध्यान के अंदर रखनी है, ताकि नेक्स्ट अगर स्पीच रिकॉग्निशन का कोई प्रोजेक्ट आए तो आपने किस तरह करना है। सबसे पहले आपके पास डाटा सेट हो, उस डाटा सेट के ऊपर कोई ना कोई टारगेट लेबल होना चाहिए। टारगेट लेबल के अंदर आपके पास नो नॉइस, नॉइस या कोई भी टारगेट लेबल हो सकता है, ठीक है, जिसकी आपने प्रिडिक्शन करनी है। हो सकता है कि आपके पास डाटा सेट इस तरह का हो जहां पे बर्ड वॉइसेस हो, लाइक ये वॉइस अगर बिल्ली की है तो म्याऊ, और आगे टारगेट लेबल हो कि कैट है। और अगर हमारे पास डक है या स्पैरो है या वट एवर, जितने भी आपके पास बर्ड हैं या एनिमल्स हैं, उनकी वॉइसेस हों और टारगेट लेवल पे वो वॉइसेस दी हों, तो आप कहें कि हम लोग इस तरह का जो है ना एक डीप लर्निंग मॉडल जो है ना वो बनाएंगे जो कि प्रिडिक्ट करेगा, डिफरेंट वॉइसेस को सुन के ही वो प्रिडिक्ट कर देगा कि ये आवाज किसकी है। तो इस तरह भी आप अपना डेटा सेट खुद जनरेट कर सकते हो, लाइक इसमें नोवेलिटी होगी। इवन आप लोग क्या कर सकते हो कि जिस तरह हमारे पास हम लोग डिफरेंट एज के पीपल होते हैं, लाइक हमारे पास बच्चे हैं, उसके बाद यंग हैं, और उसके बाद जो बूढ़े हैं, आप उनके वॉइसेस रिकॉर्ड करके उसके ऊपर भी टारगेट लेबल लगा सकते हो। तो लाइक आप डिफरेंट डाटा सेट प्रिपेयर खुद भी कर सकते हो। तो अब देखो कि आपके पास डाटा सेट और उस डाटा सेट के जो है ना टारगेट लेबल लाजमी होने चाहिए। जब वो आपके पास आ जाएगा देन आप उसकी प्रिंट करवा लोगे शेप और साइज को और ऑडियो वेव फॉर्म को। आफ्टर दैट आप डाटा प्री प्रोसेसिंग की तरफ जाओगे तो उसमें नॉइस रिडक्शन आएगा, साइलेंस रिमूवल आएगा, उसके बाद आप नॉर्मलाइज करोगे और फीचर एक्सट्रैक्शन को यूज करोगे यूजिंग MFCC को, ठीक है। जब आप उसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाओगे, अब देखो मेरे पास सिर्फ एक वॉइस थी और उसका कोई टारगेट लेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है उसके बाद हम उसको स्प्लिट करेंगे, फिर हम अपना मॉडल लगाएंगे। अब देखो बेटा, कल हमने जो मॉडल अप्लाई किया था CNN, तो उसके अंदर हमारे पास क्या था कि हमने मॉडल का आर्किटेक्चर डिजाइन किया था। सेम LSTM का आर्किटेक्चर होगा कि इसके अंदर आपके पास कितने फिल्टर्स होंगे, इसकी ड्रॉप आउट क्या होगी, इसके अंदर आपके पास सिक्वेंशनल ऑडियो फीचर्स कैसे प्रोसेस होंगे, और उसके बाद आफ्टर दैट बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके है।
देन हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब हमारे पास देखो डाटा प्री प्रोसेसिंग के बाद हमने अपने मॉडल का आर्किटेक्चर डिजाइन करना है कि उसके अंदर आपके पास कितने फिल्टर्स होंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की क्या शेप होगी, ड्रॉप आउट क्या होगा, एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होगा। तो आपको जो है ना इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हम अपनी लेयर के अंदर कितना ऐड कर रहे हैं, कितना ड्रॉप आउट कर रहे हैं, हमारे मॉडल की लेयर कितनी डेंस है। आफ्टर दैट यू हैव टू कंपाइल योर मॉडल। तो कंपाइल के लिए आप ऑप्टिमाइजर को यूज करते हो, उसके बाद उसके अंदर लॉस कौन सा है, बाइनरी है या कौन सा है, मल्टी है, उसके बाद मैट्रिक्स को यूज करते हो। देन आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हो तो उसके अंदर इपोक्सीज बैच साइज आता है। उसके बाद आप इवेल्यूशन मैट्रिसेस की तरफ जाते हो, क्लासिफिकेशन उसकी कन्फियन मैट्रिसेस देखते हो। तो बेटा ओवरऑल ये जो जितना भी आपके पास जो है स्पीच रिकॉग्निशन का प्रोजेक्ट था, ये इसी के ऊपर जो है ना वो बिलोंग करता था कि आपके पास जो है ना क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। मी वाइल डीप लर्निंग हो या मशीन लर्निंग हो, इनके सारे स्टेप्स जो है ना वो सेम होते हैं, लेकिन इसमें क्या चेंज होता है, डाटा प्री प्रोसेसिंग चेंज होगी, फीचर एक्सट्रैक्ट डिफरेंट टाइप्स होंगे, और उसके बाद जो मॉडल का आर्किटेक्चर होगा, जब हम मशीन लर्निंग में थे बड़ा सिंपल सा था, लेकिन जब हम डीप लर्निंग की तरफ जाएंगे तो मॉडल का आर्किटेक्चर आप उसको डेंस भी कर सकते हो, आप सिंपल भी रख सकते हो, आप नंबर ऑफ हिडन लेयर अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। बाकी जो इवेल्यूशन मैट्रिसेस होगी, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट होगी, कन्फ्यूजन मैट्रिसेस होगी, वो सबकी ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि उससे थोड़ी सी चेंज है। अब मैं देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि यहाँ पे जो है ना वॉइस जो है ना आप लोगों को सुन सकती है कि नहीं। एक मिनट। So what they did, I made the cloud presentation, very small presentation, like 8 slides. बेटा आपको आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, तो इस तरह जो है ना आपके पास आपकी जो वॉइस है ना वो प्रोसेस्ड होती है। मी वाइल यहाँ पे आज का जो लेक्चर था ना यहीं तक है, बिकॉज कल को आप लोगों के पेपर्स हैं, तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है ना आप लोग इनबॉक्स कर सकते हो। बेटा अगर हमारे पास डाटा सेट इम्बैलेंस आएगा ना तो हम उसके लिए स्मॉल टेक्निक, ओवर सैम्पलिंग या अंडर सैम्पलिंग को यूज करेंगे, बिकॉज हम बेशक हमारे पास डीप लर्निंग हो या मशीन लर्निंग हो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे जेन एआई की तरफ, जनरेटिव एआई की तरफ। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास डाटा सेट के अंदर एक क्लास बहुत ज्यादा है और एक क्लास बहुत कम है, तो वहां पे हम सिंथेटिक डाटा सेट को जनरेट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मीवाइल जो प्रीवियस लेक्चर है उसकी स्लाइड जो है ना आपको रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाएगी, और आप लोग अच्छे से पहले अपने पेपर्स दो। और नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक आपकी जो है ना सैटरडे को कोई क्लास नहीं होगी, तो सैटरडे को आप लोगों का एक छोटा सा क्विज होगा, तो उसकी जो है ना टाइमलाइन में एक्सटेंड कर दूंगी नेक्स्ट वीक तक। तो वो क्विज होगा, और संडे आप लोगों की क्लास होगी, वो क्योंकि आप लोगों की वो लास्ट क्लास है तो आप लोगों ने लाजमी लेनी है। उसके अंदर जेन नहीं आई होगा, और साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है ताकि आपके लिए डिफिकल्ट ना हो और आप इजीली कर लो। तो अभी जो भी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अगर उनके फाइनल टर्म्स आ रहे हैं, जून 10 तक आ रहे हैं या वट एवर, वो अच्छे से इसको तैयारी करें और इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। ओके बेटा, बेस्ट विशेस फॉर योर पेपर। इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीक में हम इसको जो है ना एंड करेंगे इस बूट कैंप को। तो उसके बाद आप लोग जो भी प्रोजेक्ट करना है मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज।